नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेरावल और धोराजी में रैलियों को संबोधित किया। भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज गोवा में रंगारंग समारोह के साथ शुरू होगा। मिस्र के शर्म अल शेख में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन विशेष क्षतिपूर्ति कोष बनाने पर सहमत। नेपाल में आम चुनाव के लिए मतदान जारी। फुटबॉल का सबसे बड़ा आयोजन फीफा विश्व कप आज शाम कतर के दोहा में। और माउंट मौंगानुई में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 192 रन का लक्ष्य दिया। दोपहर समाचार के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश का 25 वर्ष का सुनहरा भविष्य तय करने के लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी है। श्री मोदी ने आज वेरावल में चुनाव रैली में कहा कि सरकार आम लोगों, किसानों, युवाओं, महिलाओं और मछुआरों को सशक्त बनाने की नई नीतियां लाई हैं। આપણે ગુજરાતમાં મોટું અભિયાન ચલાવ્યું હતું કે દરેક શાળાની અંદર દીકરીઓ માટે અલગ શૌચાલય હોય, જેથી કરીને મારી દીકરીઓ કોઈ ભણવાનું ન છોડે। અને આજે મને ગર્વ છે કે આજે મારી દીકરીઓ ગુજરાતની ભણી ગણીને આગળ વધી રહી છે અને ગુજરાતનું નામ રોશન કરી રહી છે। ભાઈઓ બહેનો, આ આપણી પ્રગતિ થઈ છે। प्रधानमंत्री ने मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन, हर घर नल से जल और आयुष्मान भारत जैसी सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा ने सदैव देश और आम लोगों के विकास के लिए काम किया है। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने चुनाव अभियान की शुरुआत सोमनाथ मंदिर में दर्शन के साथ की। श्री मोदी सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सौराष्ट्र के इतिहास में संभवतः पहली बार किसी प्रधानमंत्री की एक दिन में इतनी रैलियां हो रही हैं। वेरावल को भी पहली बार प्रधानमंत्री की चुनावी रैली की मेजबानी का सौभाग्य मिला है। प्रधानमंत्री आज अमरेली और बोटाड में भी रैलियों को संबोधित करेंगे। 3 दिवसीय इस चुनाव अभियान को प्रधानमंत्री ने गुजरात में सत्ता की कुंजी माने जाने वाले सौराष्ट्र क्षेत्र पर ही खास तौर पर केंद्रित रखा है। सौराष्ट्र में 48 विधानसभा क्षेत्र हैं और 2017 के चुनाव में भाजपा को यहां नुकसान उठाना पड़ा था। अहमदाबाद से अपर्णा खूंट के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, वेरावल। राजकोट जिले के धोराजी में चुनाव रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुजरात आज सभी क्षेत्रों में फल फूल रहा है और समय आ गया है कि आने वाले 25 वर्षों में राज्य को समृद्ध बनाने के लिए आगे बढ़ा जाए। श्री मोदी ने कहा कि 2 दशक पहले सौराष्ट्र क्षेत्र में पानी का गंभीर संकट होता था, लेकिन भाजपा सरकार के लगातार प्रयासों से नर्मदा नदी का पानी सौराष्ट्र पहुंचा, जिससे इस क्षेत्र में पानी की कमी दूर हुई। प्रधानमंत्री ने सौराष्ट्र की समृद्धि में सुजलम सुफलम योजना की भूमिका को उजागर किया। उन्होंने कहा कि बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराकर भाजपा सरकार ने क्षेत्र का विकास सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री ने विकास को चुनने और आगामी 25 वर्षों में राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए लोगों से भाजपा को वोट देने को कहा। राज्य में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 89 सीटों के लिए 1 दिसंबर को मतदान होगा। 788 उम्मीदवार मैदान में हैं। दूसरे चरण में 93 सीटों के लिए मतदान 5 दिसंबर को होगा। इस चरण में 1112 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। मतगणना हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के साथ ही 8 दिसंबर को होगी। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए कुल 1349 उम्मीदवार मैदान में हैं। कल नाम वापसी के अंतिम दिन 67 प्रत्याशियों ने नाम वापस लिए। निगम के 250 वार्डों में 4 दिसंबर को मतदान और मतगणना 7 दिसंबर को होगी। निर्वाचन आयोग ने मतदान बाद सर्वेक्षणों पर 5 दिसंबर शाम 6:30 बजे तक रोक लगा दी है। इस दौरान मतदान पश्चात सर्वेक्षण के नतीजे प्रकाशित या प्रसारित करने अथवा किसी भी तरह संप्रेषित करने पर रोक रहेगी। आयोग ने इस संबंध में संबंधित राज्यों के सभी मुख्य चुनाव अधिकारियों को पत्र लिखा है। नेपाल में 165 संसदीय क्षेत्रों और प्रांतीय विधानसभाओं की 330 सीटों के चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं।
मतदान सवेरे 7 बजे शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक चलेगा। कुल 11,543 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इसके लिए 10,892 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सेना, पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल और राष्ट्रीय गुप्तचर विभाग सहित लगभग 3 लाख सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। क्या आप वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं या इस पते पर ईमेल कर सकते हैं एक कदम और airnews@gmail.com। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से गोवा में शुरू हो रहा है। उद्घाटन समारोह पणजी के निकट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया है। गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर तथा राज्य मंत्री L मुरुगन उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में विशेष क्षतिपूर्ति कोष बनाने पर सहमति हुई है। इस कोष से विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से हुए नुकसान की भरपाई करने में सहायता मिलेगी। मिस्र के शर्म अल शेख में जलवायु सम्मेलन में लगभग 200 देशों के प्रतिनिधि आज इस ऐतिहासिक समझौते पर सहमत हुए। इस फैसले का स्वागत करते हुए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश ने कहा कि अगला जलवायु सम्मेलन न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। This COP has taken an important step towards justice. I welcome the decision to establish a loss and damage fund and to operationalize it in the coming period. Clearly, this will not be enough, but it is a much-needed political signal to rebuild broken trust. The voices of those on the front lines of the climate crisis must be heard. The UN system will support this effort every step of the way. सम्मेलन आज संपन्न हो गया। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने समापन सत्र में इस सम्मेलन को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन, जीवन शैली, खपत और उत्पादन की टिकाऊ व्यवस्था की दिशा में किए गए प्रयासों का स्वागत किया। श्री यादव ने कहा कि विकासशील देशों को अपनी पसंद के ऊर्जा मिश्रण और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में स्वतंत्रता होनी चाहिए। विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज शाम कतर में शुरू हो रहा है। उद्घाटन समारोह भारतीय समय के अनुसार 7:30 बजे से शुरू होगा। उद्घाटन मैच मेजबान कतर और इक्वाडोर के बीच खेला जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि टूर्नामेंट में 32 टीमों को 8 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए में नीदरलैंड्स और सेनेगल का नॉकआउट में पहुंचना आसान माना जा रहा है। हालांकि मेजबान कतर और इक्वाडोर उन्हें चुनौती देने की पूरी कोशिश करेंगे। ग्रुप बी में इंग्लैंड और अमेरिका प्रमुख टीमें हैं जो आसानी से ईरान और वेल्स की चुनौती से निपटने में सक्षम हैं। ग्रुप सी में अर्जेंटीना और मैक्सिको प्रमुख टीमें हैं। मौजूदा चैंपियन फ्रांस ग्रुप डी में है, जहां उसके साथ डेनमार्क, ट्यूनीशिया और ऑस्ट्रेलिया की टीमें हैं। ग्रुप ई को सबसे कड़ा ग्रुप माना जा रहा है। स्पेन, जर्मनी और कोस्टारिका की टीमों को नॉकआउट में जगह बनाने के लिए एक दूसरे को तो हराना ही होगा, साथ ही जापान की टीम से भी पार पाना होगा। ग्रुप एफ में मोरक्को और बेल्जियम को नॉकआउट का दावेदार माना जा रहा है। ग्रुप जी में 5 बार की चैंपियन और दुनिया की नंबर 1 टीम ब्राजील का नॉकआउट में पहुंचना तय माना जा रहा है। दूसरी टीम के लिए स्विट्जरलैंड, सर्बिया और कैमरून के बीच संघर्ष रहेगा। अंतिम ग्रुप एच में पुर्तगाल और उरुग्वे को घाना और दक्षिण कोरिया की चुनौती से पार पाना होगा। कुल मिलाकर 28 दिन का ये फुटबॉल महाकुंभ बेहद रोमांचक होने वाला है। देखना यह है कि ग्रुप चरण में कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है या नहीं। हिमांशु कांडपाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से शुरू हो रहे फीफा विश्व कप के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। श्री धनखड़ वहां भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और कतर के व्यापार, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। पिछले वित्त वर्ष में दोनों देशों के बीच $15 अरब से अधिक का व्यापार हुआ। अगले वर्ष दोनों देश पूर्ण राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष मनाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अक्टूबर को कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से बातचीत की और फीफा विश्व कप के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी थीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस महीने की 22 तारीख को कंबोडिया के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। आसियान और संबद्ध देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक के अध्यक्ष के तौर पर कंबोडिया सीएम रीप में 9वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कर रहा है। श्री सिंह 23 नवंबर को मंच को संबोधित करेंगे और कंबोडिया के प्रधानमंत्री से भी भेंट करेंगे। भारत आसियान संबंधों के 30 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारत और कंबोडिया श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में पहली भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे। दमन में कल विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाएगा। मत्स्य विभाग महासागर में स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी तंत्र और मछली पालन के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ये कार्यक्रम मना रहा है। सरकार पिछले 3 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और जिलों को पुरस्कृत करेगी। इस दौरान एक प्रदर्शनी और तकनीकी सत्रों का आयोजन भी किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात हिंदी और अंग्रेजी में फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में उर्वरक क्षेत्र से संबंधित विभिन्न विषयों पर उर्वरक विभाग के सचिव अरुण सिंघल के साथ चर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना देश में उर्वरकों की उपलब्धता, नैनो यूरिया और नैनो उर्वरकों के उपयोग और उर्वरकों के क्षेत्र से संबंधित अन्य विषयों पर विशेषज्ञ से प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर 01123717106 और 23314444 पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। #AskAIR से अपने प्रश्नों को ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम रात 9:30 बजे से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में लश्कर-ए तैयबा का एक हाइब्रिड आतंकी सज्जाद तांत्रे मुठभेड़ में मारा गया। कश्मीर जोन पुलिस के अनुसार ये आतंकी पुलिस दल को आतंकियों के छिपने के ठिकाने पर लेकर गया था और जब पुलिस दल वहां पहुंचा तो छिपे हुए आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। तांत्रे इसी गोलीबारी में मारा गया। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर के बाहरी इलाके में राष्ट्रीय राइफल्स और श्रीनगर पुलिस ने आज 3 हाइब्रिड आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि आतंकवादियों से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। माउंट मांगानुई में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 192 रन का लक्ष्य दिया है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी की। भारत ने सूर्य कुमार यादव के नाबाद शतक की बदौलत 6 विकेट पर 191 रन बनाए। T20 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की 3 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच वेलिंगटन में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। तीसरा T20 मैच मंगलवार को नेपियर के मैकलिन पार्क में खेला जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया है। ये कार्यक्रम वर्ष 2023-24 से अधिकांश राज्यों और सभी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा निजी विश्वविद्यालयों में लागू किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेरावल और धोराजी में रैलियों को संबोधित किया। भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज गोवा में रंगारंग समारोह के साथ शुरू होगा। मिस्र के शर्म अल शेख में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन विशेष क्षतिपूर्ति कोष बनाने पर सहमत। नेपाल में आम चुनाव के लिए मतदान जारी और फुटबॉल का सबसे बड़ा आयोजन फीफा विश्व कप आज शाम कतर के दोहा में।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।